हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पिछले दिनों 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन, उनमें 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन क्या कुछ हुआ, वोटिंग मशीन में क्या हुआ, और बहुत सी शिकायतें अलग अलग तरह की आईं। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि योगी जी की दोबारा सरकार बन गई। लेकिन ये भी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी भी मजबूत होकर के उभर कर सामने आई है। इसके अलावा आजम खान का एक ऐसा मसला है जिस पर उन्हें जेल से वो ना निकले, ये पूरी कोशिश हो रही है। और अब तो हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट अब उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक केस में उन्हें राहत मिलती है तो दूसरी एफआईआर फौरन दाखिल कर दी जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्यों ये सियासी बदला लेने की कोशिश क्यों हो रही है? ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ बात बताया है। इस वक्त ये जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, उसका असर आने वाले देश की पॉलिटिक्स पर जरूर पड़ेगा। ये बात अपनी जगह ठीक है कि नई सरकार अभी बनी है। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन इस बीच क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, ये समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अमीर जामेई साहब, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यानी कौमी तर्जुमान हैं। वेलकम है अमीर जामेई साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। एक बार हमारी आपसे स्काइप पे बात हुई थी लखनऊ से। अब आप ये बताइए कि क्या कुछ है, अब जो कुछ इलेक्शन में रिजल्ट आए हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरफ जाने वाली है? क्या कुछ होने वाला है? आप लोग हार मान के बैठ गए या आगे कुछ करने का, कुछ वाकई कुछ करने का इरादा है? क्या कुछ है? क्योंकि देश में जिस तरफ मुल्क जिस तरफ जा रहा है उसमें बहुत लोगों को काफी चिंता है, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे लोग उम्मीद भी करते हैं कुछ तब्दीली। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने जो है मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस खुसूसी प्रोग्राम में जो है मुझे आपने दावत दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, 2022 का चुनाव इस देश के नौजवानों के बहुत बड़ी आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी, उस चुनाव को लड़ने के पीछे जिस तरह का हमने एक बड़ा महाज बनाया था, अखिलेश यादव जी को ये बहुत साफ लगता था कि ये देश, इस देश का जो लोकतंत्र है वो हमारे हाथ से खसक रहा है। आप देखिए, पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से उसका वजूद ख़त्म किया गया। आप देखिए कि जिस तरह से संविधान पर, उसके बेसिक प्रेम्बल पर हमले, दिल्ली के जंतर मंतर पे संविधान की कॉपियां जलाना, आरक्षण पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निजीकरण के ज़रिए ख़त्म करने का जो पूरा काम किया, पूरे देश में डाइवर्सिटी पे जो अटैक हुआ, मुसलमानों पे खुल्लम खुल्ला उनके साथ अन्याय, शोषण, मज़हब के नाम पे, पहचान के नाम पे राइट्स, दंगे, किलिंग्स, यूएपीए का मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, या सेडिशन लॉस का मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो सेकुलर जमात है, जो उसके दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, उसके ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल है। अखिलेश यादव जी को ये लगता था कि अगर उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज़मींदोज़ कर दिया,
तो हम इस मुल्क के बनाने में जिन लोगों की भी कुर्बानियाँ थीं, असंख्य शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम उस लड़ाई को 22 में लड़ पाएंगे। काज़मी साहब, लड़ाई आर पार की हुई। आप देखिए कि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, श्री अमित शाह जी एक तरफ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी एक तरफ, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, ये सभी ताकतें एक तरफ थीं, और एक तरफ जनता की ताकत पे लड़ने वाले माननीय अखिलेश यादव जी, और एक शख्स ने दुनिया में, भारत के इतिहास में ये पटखनी पहली बार भारत में दी गई कि बीजेपी आरएसएस उत्तर प्रदेश के चुनाव को सांप्रदायिक कास्टिस्ट लाइन पर नहीं ले जा पाए, दंगे फसाद का माहौल नहीं पैदा कर पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव को शिक्षा, नौकरी, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, कानून व्यवस्था, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के साथ सामाजिक इंसाफ, इस लाइन पर हम चुनाव लड़े। और बीजेपी आरएसएस की पहली बार आपने देखा होगा कि उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन काज़मी साहब, लोकतंत्र में दो ही चीज़ें होती हैं, हार होती हैं या जीत होती है। पूरे देश को इस बात की उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश के एक एक जनता को इस बात की उम्मीद थी कि दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये जो सूबा हमारा बहुत पिछड़ गया, विकास में पीछे रह गया, क्योंकि जिस तरह के सुप्रीमेसिस्ट मुख्यमंत्री हैं, उनके पास धर्म और कम्युनल डिवाइड को छोड़कर कोई एजेंडा ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार को चलाना कैसे है, उन्हें डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, उन्हें सोशल जस्टिस के बारे में नहीं पता है। तो किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं था। लेकिन हमें जनमत का सम्मान करना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी ने, हमने हार को एक्सेप्ट किया, और हमने कहा कि जो हमारे पास जो बीजेपी और आरएसएस और समाजवादी पार्टी के वोट में जो गैप है, काज़मी साहब, वो कुछ लाख का गैप है। तो आज भी अखिलेश यादव जी के पास देश में सबसे बड़ी ताकतवर जनता उनके साथ खड़ी है। अच्छा, मैं जो समझना चाहता हूँ कि देखिए, आज़ादी के बाद हमने पहली बार देखा किसान आंदोलन का असर ये था कि बीजेपी के लीडर्स को, छोटे छोटे जो लीडर्स थे, उन्हें भी बाकायदा गांव में ना आने के लिए बोर्ड लगाए गए थे। ये शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार था कि किसी पार्टी के लिए इस हद तक नफरत दिखाई गई। उसके बाद ईवीएम की शिकायतें भी बहुत आईं। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, यानी सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जो असेंबली में है, उसके बावजूद उन शिकायतों पर असर्ट करने में जो कमी हमें नज़र आई, उसकी क्या वजह थी? क्या वाकईन आपकी पार्टी ने ईवीएम के साथ जो कुछ हुआ, जितना ये नैरेटिव की बात नहीं बल्कि वीडियो सामने आए हैं, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन से आप कुछ ना करा सके और उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे सके, उसकी क्या वजह थी? वो लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो भी इस तरह की शिकायतें आई, समाजवादी पार्टी ने, जो हमारे नेतृत्व ने, इलेक्शन कमीशन को सीधा सीधा संवाद करके इन सारी शिकायतों को हमने पहुंचाया। लेकिन हमें लगता है कि जैसे इंदिरा जी की रिजीम में सारी संस्थाओं को एकदम डिसेबल कर दिया गया था, लगता ही नहीं था कि कहीं सीबीआई है, लगता ही नहीं था कि कहीं कोर्ट है। तो हम इस बात को कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन आज पूरी अपनी ताकत खो चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं तो फिर आम लोगों की जो सपोर्ट आपके साथ है, जैसा कि आपने बताया, और वो हकीकत भी है, कुछ ही लाख वोट कम आपको मिली हैं, तो फिर अवामी कैंपेन या सड़कों पर आकर के उस ईवीएम के खिलाफ क्यों कोई ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा किया जाता समाजवादी पार्टी की तरफ से या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन उनके पास चला गया, वो सारी संवैधानिक संस्थाएं ख़त्म कर दी। अगर
अवामी सपोर्ट आपके साथ है और आप अंदर से मजबूती से ये महसूस करते हैं कि ईवीएम वाकई एक प्रॉब्लम है, तो जो कागज़ वाला मतदान है उसके लिए उतनी ज़ोरदार कैंपेन क्यों नहीं चलती? उसमें क्यों पीछे रह जाते? देखिए, अगर आप ईवीएम को ख़त्म करना चाहते हैं, हाँ, और बैलेट, मैं नहीं, पार्टियां क्या कहती हैं? मैं कह रहा हूँ कि बैलेट पे अगर आप चाहते हैं कि चुनाव देश में हो, हाँ, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, हाँ, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे होगी, और सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस है जी। तो हम देखते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल जैसे बीजेपी ने किया, हाँ, रास्ता तो कांग्रेस ने दिखाया, लेकिन कांग्रेस इस मामले में नेशनल लेवल पे कुछ नहीं करना चाहती है। हम ये मानते हैं कि ऐसा हमें उम्मीद भी थी कि अगर हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की 2022 में बनती तो शायद हम पहले राज्य होते, अखिलेश यादव जी पहले इंसान होते जो ईवीएम को ख़त्म करने की बात करते। जब आप चुनाव में, जब आप सरकार में नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी चीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत आपके पास तो होती नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल सेंट्रल लेवल पे अगर सरकार बनती है और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में सरकार बनती है, बगैर उसके तो बनी नहीं, तो हम सेंटर के सभी फोर्सेस को फोर्स करेंगे कि ईवीएम इस देश में ख़त्म हो। लेकिन ये तब हो पाएगा कि जब सेंट्रल लेवल पर विपक्ष की सरकार बनती हमें दिखाई दे। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सरकार आने के बाद, जैसे हमने सोचा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय आजम खान साहब पे जितने भी केस हैं उसको विड्रॉ करेंगे, आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनाने में जैसी वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार काम करेगी। जितने सीए के, एंटी सीए के केसेस थे, सभी केसेस को विड्रॉ करके हम उन्हें लोकतंत्र सेनानी का एक अवार्ड से नवाजने जा रहे थे। उसकी एक पेंशन हमने प्लान की हुई थी। लेकिन ये एक आदमी साहब तब हो सकता है कि जब आपकी सरकार। हाँ, तो अब जो समझना चाहते हैं, अब जो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब क्या कोई स्ट्रेटजी ऐसी है कि पार्टी को और ज़्यादा मजबूती से आगे लाया जाए और आने वाले इलेक्शन के लिए, ख़ास तौर पे 2024 हमारे सामने है, लोकसभा इलेक्शन, और फिर उसके बाद जब विधानसभा होगा, अब आपकी क्या कोई क्या स्ट्रेटजी है? किस तरह से उसे वापस मजबूत, मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए कि मजबूत ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो उसको उस हालत में लाने के लिए कि वो डिसीजन मेकिंग में आ जाए, उसके लिए क्या कुछ करने वाली है पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ग्राउंड है, मैं आपको हकीकत बताऊं, हाँ, चाहे वहाँ का नौजवान हो, महिलाएं हो, शिक्षित महिलाएं, शिक्षित नौजवान, नौकरी नहीं है। स्कूलों में भर्तियाँ पड़ी हुई हैं, भर्तियाँ निकाली नहीं जा रही हैं। 17 से जितने भी एग्जामिनेशन रोजगार के लिए किए, योगी आदित्यनाथ जी आज एक भी नौकरी को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। वो हमेशा पर्चा लीक हो जाता है, हमेशा कॉपियां बिक जाती हैं। इस पे हाई कोर्ट ने कितने सुमोटो लेकर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया। ह्यूमन राइट के सबसे ज़्यादा वायलेशंस पूरे देश में अगर कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। एनएचआरसी ने सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजे। इवन यूनाइटेड नेशन में, इवन लंदन की सीनेट में, इवन अमेरिका की सीनेट में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म ज्यादती हो रही है बुलडोजर के जरिए, दुनिया भर में चर्चा का विषय है। आप सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण जो महिलाओं में है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो सवाल ये कि जब शिक्षा में, नौकरी में, स्वास्थ्य में पूरा यूपी चरमाया हुआ है। आप देखिए कि किसान, सरकार ने वादे किए थे कि हम एक कमेटी बनाकर तीनों बिल को वापस लेकर हम एमएसपी की गारंटी को पूरा करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट, मोदी जी की सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया एमएसपी को देने में। वो ये चाहते हैं कि जितने भी नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि जैसे हमारा एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, रेलवे है, उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और सबसे ज़्यादा भारत की नौकरियां रेलवे में। जी बिल्कुल। लेकिन मोदी सरकार जानती है कि जिस दिन रेलवे में भर्ती निकली तो 100 भर्तियां अगर निकलती हैं तो 85 उनको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को देना पड़ेगा। इसलिए उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और मोदी जी के जो यार हैं, कॉर्पोरेट यार, उनको बेचने का काम किया जा रहा है। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, देखिए आप बहुत दानिश्वर पत्रकार रहे हैं, आप समाजवादियों का इतिहास है, आप उठाइए लोहिया जी से लेकर राजनारायण जी से लेकर
राजा नारायण जी पूरी जिंदगी इंदिरा जी के अधिनायकवाद के खिलाफ लड़े। बीजेपी साहब ने मूवमेंट किया, कर्पूरी ठाकुर साहब, BN मंडल साहब, फिर उसके बाद ये नई जनरेशन आई, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी। इन लोगों ने पूरी जिंदगी अधिनायकवाद के खिलाफ, फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ लड़ने का काम किया। तो हम आपसे सीधे कहना चाहते हैं कि हम उसी रीत को, संघर्ष की रीत को अखिलेश यादव जी आगे ले जाने वाले हैं। चाहे वो जेल भरो हो, चाहे वो मिलिटेंट स्ट्रगल हो, चाहे वो लाठी खाना हो, उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज तैयार हैं कि हम किस दिन सड़क पे आ रहे हैं। तो मुद्दे तो खुद बीजेपी RSS ने फैला के सड़कों पे दे रखे हैं। लड़ाइयाँ लड़नी है। हम लोग चुनाव के बाद अभी उसका पूरा जो कहाँ फेलियर था, कहाँ क्या कमियाँ थी, हमें आगे क्या करना है, अभी स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। 1 महीने के अंदर पूरी पार्टी रिवैम्प होगी। नौजवानों को, उन लोगों को जो स्ट्रगल बैकग्राउंड से आए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन सब लोगों को समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी नेतृत्व देने जा रहे हैं। और हम 5 साल जो आंदोलन का इतिहास है, शांतिपूर्वक तरीके से उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जनता की लड़ाई को 2024 तक लड़कर हम 60+ का एजेंडा लेके चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले मिनिमम 60 सीटें उत्तर प्रदेश में निकाल पाए। और हम ऐसा अगर कर लेते हैं लोकसभा में, जनता की ताकत में, लोकसभा में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा उस पर आना चाहता हूँ, आजम खान वाला मामला, जिसपे वो मुसलसल जेल में हैं। पिछले दिनों कुछ लोग उनसे जेल में मिल कर के आए, उन्होंने ये भी बताया कि सब वो बहुत ही अनईजी, बहुत ही तकलीफ़ में उन्हें रखा जा रहा है। इतना बड़ा लीडर जिसकी हैसियत उत्तर प्रदेश में तकरीबन चीफ मिनिस्टर से बिल्कुल दूसरे नंबर पर ऐसी होती थी कि बहुत से मामलात में बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के बराबर में खड़े होकर के वो फैसले लेते थे। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो इतनी ज़्यादा सख्ती से उसी पर क्यों अटकी हुई है? उनको ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने पर, तकलीफ़ पहुंचाने पर। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ी की, उसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाइयाँ जो भी कुछ की जा रही हैं, क्या कुछ है? क्या मुसलमानों की तरफ से एक नई यूनिवर्सिटी को ना देखना है, या इसके अलावा कुछ और भी कुछ है? देखिए, माननीय आज़म खान साहब से मैं बहुत मिला नहीं, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि मैंने पूरे स्टूडेंट लाइफ से मैंने उनके बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है। हम ये देखते हैं कि भारत की राजनीति में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद अगर आप उंगलियों पे नेशनल लीडर्स गिनना चाहेंगे जिनकी कौमी हैसियत हो, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप आए आज़म खान साहब, इसके बाद मुश्किल से आप तीसरा नाम नहीं ले पाएंगे। जी जी। कि भारत में ऐसा कौन है कि जिसका एक कौमी नजरिया हो, जो नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड हो। बीजेपी RSS को सूट करते हैं वो मुस्लिम सांप्रदायिक कम्युनल लोग जो उनके वोट शेयर को इकट्ठा करें। लेकिन बीजेपी RSS ये नहीं चाह रही है कि मुसलमानों का कोई सेकुलर फेस हो इस देश के अंदर और नेशनल लेवल का फेस हो। बीजेपी को ये लगता है कि पूरे देश में मुसलमानों के कमजोरों, शोषित वंचितों का आजम खां हिम्मत और फेस है, एक सिंबल है। तो अगर हम इस सिंबल को जमीन में गाड़ देते हैं तो मुसलमानों की जो पूरी हैसियत है वो थोड़ा डाउन हो जाएगी। पॉइंट ये जी 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 जी, ये आप देखिए ना, हाँ, देश भर के माफिया, मुस्लिम माफिया, वो जेलों में आराम से 5 स्टार फैसिलिटीज में है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कहीं पे भी हो। गुजरात में, यूपी के जो माफिया हैं, नरेंद्र मोदी जी 6 मीटर की जो नाश्तेदान में बिरयानी और कोरमा जाता है लखनऊ से। तो मोदी जी को बेसिकली बीजेपी RSS को मुस्लिम माफिया जो कम्युनल है, सांप्रदायिक हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, वो पसंद है क्योंकि वो उनकी जमात के लोग हैं। लेकिन आजम खान ने नेताजी की तरह, लालू जी की तरह, उन्होंने शिक्षा का इंतजाम करना चाहा क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा शिक्षा में पिछड़ा हुआ है।
तो 50% मुसलमान पढ़ ना जाए। पूरे देश में आजम खान ने जौहर, सोचिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर हमारी जामिया मिलिया के फाउंडर, बिल्कुल, देश के इतने बड़े जंग आज़ादी के हीरो, उनकी नाम पे वो यूनिवर्सिटी है। तो मुसलमान 50% पढ़ ना जाए, ये बीजेपी आरएसएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आजम खान साहब को प्लान बना के उनके खिलाफ सारे केस लगाए गए, जो कि मैक्सिमम फर्जी केस है। आप देखिए कि जिन 87 केसेस की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब सबको बेल मिल गया है तो भाई आपने उनको बेल ऑर्डर रिजर्व क्यों करा है? तो जैसे ही माननीय हाई कोर्ट को, उत्तर प्रदेश को लगा कि अब तो बेल देनी ही पड़ेगी, तो बीजेपी आरएसएस की सरकार ने नया फ्रेश केस रामपुर से लॉन्च कर दिया कि ये बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर आने के बाद बीजेपी आरएसएस को वैचारिक जो चैलेंज दे सकते हैं, बीजेपी आरएसएस को जो सेकुलर नजरिए से जो बीट कर सकते हैं, वो आजम खान साहब की पर्सनालिटी है। जी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस के जो रामपुर के नेता हैं, नवाब काजिम से लेकर जितने भी लोग हैं, आजम खान साहब के खिलाफ हिंदुओं ने कंप्लेंट नहीं किया। हिंदुओं ने उस विश्वविद्यालय में ईंटें दी, सीमेंट दिए, गारे दिए, आजम खान साहब के साथ हिंदू भाइयों ने मजदूरियां की, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर करके तत्कालीन गवर्नर से मिलने गए कि ये विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए। जब विश्वविद्यालय को मान्यता देने की बात थी, काजमी भाई आज बात आई है तो मैं कह दूं, 7 साल तत्कालीन गवर्नर ने उस विश्वविद्यालय को पास नहीं होने दिया। बीएल जोशी ने नेताजी और माननीय आजम खान के सब सामने बोला कि आजम ये विश्वविद्यालय क्यों बनाना चाहते हो? क्या एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हो? तो ये कांग्रेस के गवर्नर की माइंडसेट था मुसलमानों के बारे में। जी जी। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र कहिए कि नेताजी के और इन लोगों की चाहत में एक बहुत ही ईमानदार, अल्लाह उनको सेहत दे, अच्छा रखे, माननीय अजीज कुरैशी साहब का उत्तर प्रदेश आना हुआ। और उन्होंने देखा कि भाई ये क्या बात है, एक 7 साल से क्यों पेंडिंग है? इतनी तो है कि एक विश्वविद्यालय में 50% मुसलमान बढ़ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। और जिस दिन उन्होंने पास किया यूनिवर्सिटी को, केंद्र से, भाजपा की सरकार से उनको कई फोन गए पीएमओ से कि आप विश्वविद्यालय को मत पास करो, आपका 5 साल गवर्नरी हम और बढ़ा देंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने विश्वविद्यालय पास किया, आजिज कुरैशी साहब की नौकरी चली गई। तो बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को सड़क पे देखना चाहती है, भिखमंगा देखना चाहती है, जलील देखना चाहती है, जाहिल देखना चाहती है, और उसको हर उस आदमी से दिक्कत है जो उसकी शिक्षा, उसके लिए बेहतरी, एक खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचता हो। बीजेपी आरएसएस को से दिक्कत है। मुख्तसर सा थोड़ा सा आप इस पर भी बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र का जो तजर्बा है वो क्या रिपीट किया जा सकता है? बहुत ही मुख्तसर, चूँकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, मुख्तसर आप कुछ बताइए कि क्या कुछ है, क्या सेकुलर हुकूमत बनाने के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र में तजर्बा किया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में उसके चांसेस हैं कुछ? क्या काज़मी भाई, हर राज्यों की अपनी अलग अलग ज़मीनें होती हैं। मेरे ख्याल से इस मामले में सबसे बड़ा दिल अगर किसी के पास था, माननीय अखिलेश यादव जी के पास था। 2017 में जिस कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं थी, अखिलेश यादव जी ने 110 सीटें उनको लड़ने को दी। वो 0 पे रहे और हमें भी बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। जी जी। फिर एक तजर्बा हमने ये सोचा कि SC ST OBC सबको मिलाकर हमने BSP के साथ नेताजी का जो पुराना काशीराम जी का जो एक्सपेरिमेंट रह गया था, उसको खिराज देते हुए अखिलेश जी ने उसको पूरा करने की पूरी चाहत उन्होंने दिखाई। और 0 जो BSP थी ऐवान में, सोचिए कि BSP तो सीटें उनको बढ़ गई, समाजवादी पार्टी का जो हम सोचे थे वैसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये तजर्बे हमारे पास सामने हैं। हमारा ये कहना है कि बेशक जो सेकुलर फोर्सेस हैं, हम मुद्दों पर आधारित उनके साथ रहने की समाजवादी पार्टी की हमेशा कोशिश होती है, और पार्लियामेंट में हम साथ में मुद्दों पर आधारित होते हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस में
बेशक कुछ हो सकता है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी जो लड़ाई है हम सब लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौजवान इलेक्शन से पहले के तजर्बात जो हुए वो अच्छे नहीं रहे, वो बहुत बेहतर है, इसलिए जो हमारे पास फोर्स है अखिलेश यादव जी के पास, उन नौजवानों को ट्रेन करना, वैचारिक रूप से ट्रेन करना, और लड़ाई के मैदान में बहुत जल्द समाजवादी पार्टी आक्रामक रूप में आपको दिखने वाली है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीर जामई साहब। बहुत ही अहम बातें की हैं अमीर जामई साहब ने। एक तो ये बताया है कि बड़े लेवल पर आंदोलन होने वाला है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से, और चैन से नहीं बैठने वाले, ये एक बुनियादी बात उन्होंने कही है। और दूसरी बात जो आज़म खान साहब के बारे में कही है, वो ये कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद अगर कोई एक नाम आ सकता है या कुछ नामों में से एक नाम, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद और आज़म खान का आपने नाम लिया, तो उसके अलावा कोई नेशनल लेवल पर मुसलमान कोई लीडर ऐसा नहीं है जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पर उसकी पहचान हो। तो वो एक बदले की भावना के साथ में जिस तरह से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का फैसला ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत डांट पिलाई गई है जिसे कहा जा सकता है। इसके अलावा जो आपने बात की वो ये कि अभी जो महाराष्ट्र में जो तजर्बा है वो भी चूँकि पोस्ट पोल अलायंस था। अब से पहले उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ और बीएसपी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ा, उससे वो फ़ायदा नहीं हुआ जो हो सकता था। तो ये एक चांस और एक इम्कान आपने बताया कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, और सभी सेकुलर पार्टियों के साथ मिलने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जामी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।